चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी है? चलिए तो देखते हैं सबसे पहले 71st टेस्ट का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है इनमें से किन्हें राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ठीक है, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट दियर रेजिग्नेशन। राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा इनमें से किन्हें सौंपेंगे। तीन व्यक्ति है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभापति, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये सवाल है। अब है कि इसमें से इसी में से कूट बना हुआ, जैसे ओनली वन। ठीक है, ये बी एक्चुअली इसका यहाँ आ गया है। ओनली वन, वन एंड टू। ठीक है, ओनली टू, वन एंड थ्री। केवल एक, या फिर एक और दो, दो, एक और तीन। तो कौन सा होगा पहले आप लोग बताइए। ओनली वन होगा वाइस प्रेसिडेंट आपके अनुसार। आपके अनुसार यही एक। अच्छा, यहां आप देखिए, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। तो लोकसभा अध्यक्ष का तो इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी ये दोनों व्यक्ति तो एक ही हो गया। राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति तो एक ही हो गया, दोनों सेम है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं, आप लोग पहले ही सही थे। देखिए, ये बात सही है कि राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति एक ही व्यक्ति है, लेकिन जहां संविधान में राष्ट्रपति के इस्तीफा का वर्णन है वहां पर उपराष्ट्रपति साफ साफ लिखा हुआ है। वहां पर यह नहीं लिखा हुआ है राज्यसभा का सभापति, वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति को ही सौंपेंगे, जो 56 या 57 में है। तो ये यहां पर इसलिए कोई टेक्निकल वाली बात है ही नहीं, यहां क्लियर कट है। इससे यह भी स्पष्ट है कि मान के चलिए कल के डेट में संविधान में एक संशोधन किया गया और संशोधन करके कर दिया गया कि नहीं, उपराष्ट्रपति अब जो है राज्यसभा का सभापति वो अलग व्यक्ति होगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष की ही तरह वो भी चुना जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है कि वैसी स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति किनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। यानी यहां पर कोई संशोधन, यहां कोई टेक्निकल इशू की बात नहीं है। तो इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो 1 एंड 3 इसका नजर आ रहा है, क्योंकि 1 एंड 3 एक ही है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। यही है टेक्निकल काम। तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली वन, केवल एक, यानी ए नंबर। यही टेक्निकल, इसी चीजों में फंसाया जाता है, समझे? यहाँ है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो इसके पूर्व संविधान सभा की अध्यक्षता किनके द्वारा किए गए थे? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या है कि ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जो है ये नाम यहाँ नहीं होगा। तो हाँ, यहाँ क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, ये नहीं होगा, ये मिस टाइपिंग हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा होगा यहाँ। ठीक है, इन्होंने ही जो है कराया था, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, इसका कब? 11 दिसंबर। ये कब बना था अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को बना था, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या था? अस्थाई था। और ये क्या था? अस्थाई, ये टेम्पोररी था। और दोनों में कॉमन क्या है? और
कॉमन पूछ रहे हैं, खासियत थोड़ी पूछ रहे हैं। दोनों ही बन गया प्रथम राष्ट्रपति। इसका सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है कि वो वकील थे या नहीं थे, हो भी सकते हैं। उस समय अक्सर बड़े नेता वकील होते थे, आज भी होते हैं बहुत सारे। दोनों कांग्रेस पार्टी से, ये एक है कॉमन। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? 44वां, 42वां, 76वां, 78वां, 44th, 42nd, 76, 78? 40 श्योर है? ईस्वी 1978, ठीक है, 1978 में इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया फिर उसको? 300 का ए में, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार में संशोधन कब से हो रहा था? 1951 से ही स्टार्ट हुआ था, 51 में किया गया, फिर आगे चल के 74 या 75 में भी किया गया था, ठीक है ना। पहले ए बी जोड़ा गया था, फिर सी जोड़ा गया था, और फाइनली 44वां संशोधन में इसको हटा दिया गया था। इसका एक रीजन ये भी है, समझ सकते हैं, कि 1978 में क्या हुआ था देश में? हाँ हाँ, क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। वो तो 42वां को कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो 42वां को कहा जाता है। 1978 में क्या हुआ था? बहुत बड़ी घटना है। देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और इस सरकार में सबसे बनाने में सब मुख्य भूमिका किनका था? जयप्रकाश नारायण, सीनियर नेता। और जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा के थे? पूर्ण रूप से वो सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है। तो इसीलिए जो है, हालांकि संविधान में समाजवाद शब्द जो है बहुत पहले ही प्रस्तावना में क्लियर कर दिया गया था। समाजवाद हम लोगों का मूल संविधान में नहीं था, लेकिन उसका नेचर जरूर था। हाँ, उसका जो है नेचर जरूर था। समाजवाद नहीं देने का, शब्द नहीं देने का एक और रीजन जो उस समय के लगाए गए थे, क्योंकि जैसे अंबेडकर जी का कहना था कि अगर समाजवाद कोई देश हो सकता है तो वहाँ फिर अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि सब इक्वल है, हम आप सब इक्वल है। अगर आप अल्पसंख्यक का दे रहे हैं कंसेप्ट, फिर समाजवाद का नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया राजनीतिक स्वरूप में। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो समाजवाद हम लोग कर रहे हैं, जो इस पे विवाद भी है, अभी जो संविधान में समाजवाद का है, तो इसको आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि भाई जो संपत्ति का जो बंटवारा हो, देखिए होता है क्या ना, पॉलिटिकल शब्दों का जो डिफिनेशन होता है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन में ना, वो अपने अपने स्तर पे डिफाइन कर दिया जाता है। अब जैसे स्टेट का ही डिफिनेशन एक लंबा डिफिनेशन है अलग अलग समय में, अगर उसका इतिहास देखा जाए तो। अभी जो समाजवाद है इसको हम लोग आर्थिक इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि गलत कोई नहीं था। वो अंबेडकर जी भी अपने जगह सही थे, संविधान बनाने वाला भी अपने जगह सही था, हाँ ठीक है। और बाद में जो समाजवाद जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि हुआ ये कि सरकार, कांग्रेस के सरकार बनने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या नारा था, और देश क्या था, अंग्रेज किसके हाथों में, अंग्रेजों का शासन किसके द्वारा चलता था? जमींदारों के माध्यम से चलाते थे, यानी संपत्ति क्या था, केंद्रित था। अब कांग्रेस को जो कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, तो ये इसका नारा क्या रहा? संपत्ति सबको मिलना चाहिए, संपत्ति पर सबका हक है, ये इसका एक नारा था। संपत्ति सबको मिलना चाहिए, इस पर उसका यही था। तो कहीं ना कहीं जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी वो क्या हुआ, दबाव में आया। अच्छा, देश का एक बड़ा आबादी किस में था?
गरीब वर्ग से था, निर्धन वर्ग से था, भूमिहीन था। स्वाभाविक बात है कि जो सरकार थी उसका एक बड़ा वोट बैंक क्या था, मतलब वो खिसक रहा था कम्युनिस्ट की ओर। तो उसको रोकने के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि इसको रोक। इस बीच जयप्रकाश नारायण का भी ये हुआ, राजनीतिक उदय हुआ, और वो समाजवादी से थे, उनका भी वही मानना था कि समान था। तो उनको रोकने के लिए कह सकते हैं कि उनके दबाव में सरकार क्या हुआ, कांग्रेस सरकार भी कहीं ना कहीं फिर वो समाजवाद के प्रति झुकाव गया। और जो इसमें है क्या कह रहे हैं, जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द को जोड़ा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये रसिया के दबाव में किया गया था, क्योंकि तभी भारत जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम लोग जो सोवियत संघ था उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हम लोग इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट थे, हम लोग मिलिट्री डिफेंस में भी डिपेंडेंट थे, हम लोग कह सकते पॉलिटिकली भी डिपेंडेंट थे उस समय यूएसआर का। तो इस वजह से भी एक दबाव माना, ये सब कहा जाता है, किसी का कोई प्रमाणिक नहीं है, सबका अपना अपना मानने का है। अब अगला का सवाल है, प्रथम बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? ठीक है, when was the preamble of the constitution amendment for the first time? 1978, 1951, 1976, 1981, 1978, 1951, 1976, 1981। कब किया गया था? कब हुई थे? 1976, 1976 में किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है क्या, इसमें कौन सा 3 शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले एकता था। एकता और अखंडता में क्या अंतर है? हाँ, एकता, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दोनों में क्या अंतर है? तो एकता भी वही मतलब होता है कि टूट नहीं सकता है। हर देश, अब जैसे कि यूएसआर है, ठीक है, ये भी तो पहले अपने आप को अखंड ही कहता था, फिर टूटा ना। टूटने के लिए तो कुछ भी टूट सकता है। देखिए, एकता जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि वो पॉलिटिकली सब रूप से हुआ एक होना, पॉलिटिकली रूप से सबका एक होना, जैसे कहते हैं ना हम सब भारतीय एक है। अखंडता जो होता है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेट करता है। यानी बात आपका लगभग सही था, पूरी तरह में आप ये नहीं कर पाए। ज्योग्राफिकल इंडिकेट हुआ कि यानी कि जो भौगोलिक रूप से हम एक के होने की बात करते हैं, जैसे कहते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये हुआ अखंडता। और हम अगर ये कहें कि हम सभी भारतीय एक है, हाँ, ये हो गया ये पॉलिटिकली, ये हो गया भौगोलिक, ये दोनों में अंतर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता किनके समान होगा? द सैलरी एंड अलाउंसेंस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा आर इक्विवेलेंट टू होम? लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है ना, ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अभी कौन है? राहुल गांधी है। हाँ, तो उनका वेतन किनके समान होगा? ठीक है, ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, इनमें से सभी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ऑल ऑफ द एबव। कैबिनेट मिनिस्टर सही जवाब है, मंत्रिमंडल के मंत्री के समान होंगे। इसमें ध्यान रहे, मंत्रिमंडल के मंत्री में अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रधान है। अब अगला सवाल है, इनमें से किनके वेतन का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है? द सैलरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन?
ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सीजीआई। तो किनके वेतन का वर्णन जो होता है संविधान में नहीं किया गया है, सवाल यही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें से किनका नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी उसको कैसे मिलता है? फिर उसमें उसका जो है जो मतलब उसको राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पे। तो राज्यसभा के सभापति के तौर पे जो उनका ये है क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष का जो सैलरी होगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो गया ओनली 2 यानी बी नंबर, केवल 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। किसका? भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ किया गया? आर्टिकल 76 में। किनका? अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी। ये शासन के किस अंग का भाग माना जाता है? ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द अटॉर्नी जनरल इज द कंसिडर्ड पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, ये शासन का कौन सा अंग में माना जाता है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या इनमें से सभी? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ द एबव। ये किसका भाग माना जाता है? आपका इसका ना जुडिशरी होगा ना ही लेजिस्लेचर होगा, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। संसद में ये जो बैठता है वो सरकार की तरफ से बैठता है जवाब देने के लिए। मान के चलिए कोई कानूनी मसला है, कोई ऐसा सवाल कर दिया लोकसभा अध्यक्ष या कोई सदस्य जो कानूनी मसला है, टेक्निकल वर्ड है, तो अब जो प्रधानमंत्री है वो तो अब जरूरी तो नहीं है कि उसको लॉ पूरा पता हो। समझे? ये सिर्फ भाषण दे सकता संसद में, वोटिंग नहीं कर सकता। जब वोटिंग ही नहीं कर सकता तो लेजिस्लेचर का पार्ट हुआ नहीं। ठीक है, ये लेजिस्लेचर का पार्ट वहीं खत्म हो गया। जुडिशरी का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको न्यायालय के तरफ से नियुक्त नहीं होता है, सरकार के तरफ से होता है। समझ में आई बात? तो इसका इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 का संबंध मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से है? मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978। द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, 21, 19 का 1, आर्टिकल 20, 22, 21, 19 का 1 किससे था? मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। हम्म 21 में जोड़ा गया है। देखिए ध्यान से देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, तो कह रहा है कि 1978, ठीक है, 1978 का संबंध मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से है? 20, 22, 21, 19 का 1, ठीक है।
इसमें ये है ही नहीं कि पहला बात कि जोड़ा गया है। मेनका गांधी क्या थी कि वो केस की थी। जब ये बनाम शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भारत सरकार पर किसी आर्टिकल को लेकर भारत सरकार के खिलाफ केस किया था। तो जोड़ने वाला तो यहाँ कोई बात ही नहीं रहा। जो आप लोग थ्योरी बनाए कि नहीं जोड़ा गया था 21 में, वो रहा नहीं। जवाब आपका सही है 21, लेकिन जिस एंगल से आप लोग सोच करके दे रहे हैं वो गलत है, वो एक तुक्का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 21 में क्या है, जीने का अधिकार, व्यक्ति को जीने का अधिकार। तो पहले क्या था कि एक केस गया था एम गोपालन प्रसाद बनाम भारत सरकार, ऐसे कोई केस था, गोपालन या शंकरन ऐसे कोई केस था। उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जीवन जीने का अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति जिंदा है, यानी आप जिंदा हो यही बस आपका अधिकार है। तो मेनका गांधी इस चीज को चैलेंज की कि ऐसा नहीं है, सिर्फ जिंदा रहने से ही व्यक्ति जीवित नहीं है। हाँ, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जैसे उसको अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, रहने का व्यवस्था मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, ये सब है, जिसमें मेनका गांधी जीती भी। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब जो है गरिमामय जीवन जीने के लिए जो है कि एक लिस्ट दिया गया, जैसे स्वच्छ वातावरण हो गया, एजुकेशन हो गया, सड़कें हो गई, हाँ इस तरह बहुत सारे हैं। ये तो बहुत पहले ही जोड़ा था, मतलब 19 में इंटरनेट का अधिकार। हाँ, कोई चैलेंज किया होगा। हाँ, बहुत पहले ही दे दिया गया था, जब केरला में बैन किया गया था, केरला में कुछ हुआ था हिंसा वगैरह बहुत पहले, तो बैन कर दिया गया था इंटरनेट को। और केरला में या फिर शायद जब जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया था उस समय भी जब हुआ था, तो उसी में गया था, तो कहा था कि इंटरनेट भी जो है वो मौलिक अधिकारों में से एक है, क्योंकि सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार, उसको 19 के तहत अभी कहा गया था कि वो मतलब एक तरह का स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। लेकिन चूंकि 19 में है तो सरकार निलंबित आवश्यकता करने पे कर सकती है, ये भी एक बात है, क्योंकि 19 का एक कंडीशन है, 19 का कंडीशन है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर 19 का जो राइट्स है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, इसमें तो कोई यह है नहीं। तो दोनों देखा जाए तो अपने जगह पर दोनों सही है, कोर्ट भी सही है, सरकार भी सही है। इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका का अंग है? 52, 79, 82, 81। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इज द प्रेसिडेंट ए पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर? 79। ठीक है, केंद्रीय विधायिका से मतलब क्या हो गया? संसद। ठीक है, इसका मतलब केंद्रीय विधायिका हो सकता है, क्योंकि बहुत कोई इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो केंद्रीय विधायिका को ही कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, केंद्रीय विधायिका मतलब संसद। ठीक है, तो 79 में ही स्पष्ट है, संसद का 3 अंग होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग bills can be introduced in the parliament only after the prior approval of the president? ठीक है, इनमें से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के उपरांत ही संसद में लाया जा सकता है? ठीक है, धन विधेयक, अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक, अनुच्छेद 4 से संबंधित विधेयक, ओनली 1 and 3, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, 1, 2 and 3, इनमें से कौन सा होगा? कौन सा ऐसा विधेयक है जो कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लाया जाएगा? चलिए, एक धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल। दूसरा
अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन, दो राज्यों को मिला के एक करना, एक राज्य को दो करना, या फिर दो राज्यों को कुछ क्षेत्रों को मिला के एक कर देना, या दो से अधिक राज्यों को मिला करके एक कर देना, इस तरह का है। ये कब होगा? जबकि राष्ट्रपति अप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। 4 में क्या है? वो तो 2 में है। 4 में 2 बात है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जब कोई नया राज्य बनता है, कुछ भी होता है, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो साधारण विधेयक के तौर पे पेश होगा। और दूसरा कि कभी भी अगर अनुच्छेद 2 या 3 में चेंज होगा तो अनुसूची 1 और 4 में अपने आप चेंज होगा, उसके लिए कोई नया संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कौन सा सही है? 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? टू हुम डज ए हाई कोर्ट जज सबमिट दियर रेजिग्नेशन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, इनमें से सभी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, इनमें से सभी। उच्च न्यायालय है, हाई। हाँ हाँ, लेकिन शपथ तो इसको राज्यपाल दिलाता है। ऐसा कैसे होगा? शपथ दिलाएगा कोई और, त्यागपत्र देगा किसी और को। हम्म हम्म गुड। कहने का मतलब हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है राज्य में। तो अब राष्ट्रपति दिल्ली से तो एक एक स्टेट आएगा नहीं कि शपथ ले लो, तो ऑन द पेपर भेज दिया राज्यपाल को कि हाँ ये व्यक्ति को हम भेज रहे हैं जज बना के, आप इसको हाईकोर्ट का जज का शपथ दिला देना। ठीक है, अब है कि त्यागपत्र में अगर वो राज्यपाल को देगा, कर रहा है। अब हाँ, अब क्या है कि भाई त्यागपत्र देना, तो त्यागपत्र देने के लिए अगर वो इसको देगा, राज्यपाल को देगा, अब राज्यपाल फिर राष्ट्रपति को भेजेगा। बात समझ में आई? अब मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अधिकारी जैसे रेजिग्नेशन देता है, तो ऊपर का अधिकारी क्या होता है, बात करके समझा बुझा करके रोक लेता है, होता है ना? क्या बात है? अब कोई जज रेजिग्नेशन दे रहा है, राज्यपाल पूछेगा भी क्या बात है भाई, बताया कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है। कहता ठीक है रुकिए हम राष्ट्रपति जी से बात करते हैं। अब राष्ट्रपति को बात किया, अब राष्ट्रपति फिर बोलेगा अच्छा उसको ऐसा बोलो, तो एक क्या होगा, लंबा प्रक्रिया होगा। बात समझे ना? तो इसलिए क्या होता है कि वो डायरेक्ट होता है, समझे? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को। उच्च न्यायालय से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन 1956 में निरसन कर दिया गया था, यानी कैंसलेशन कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था? विच आर्टिकल रिलेटेड टू द हाई कोर्ट वाज रिप्लेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956? 232, 231, 230, 233। क्या होगा? क्या होगा? कंफर्म होके बता दुर्गेश, क्या होगा इसमें? याद नहीं है?
जब पता ही नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब है, ठीक है, इसका है 232, आर्टिकल 232, ठीक है। अभय के अनुच्छेद 232 में क्या था? हम समझ, देखिए इसमें दिया गया था कि संसद को जो है किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का इसमें शक्ति दिया गया था, ठीक है। हाँ, इसमें संसद को किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का शक्ति दिया गया था। तो उसमें जो है, इससे पहले देखिए क्या था कि इसमें और भी चीजें थी, देसी रियासत वगैरह भी था। पहले 1956 में क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया। उससे पहले राज्य क्या था, 4 पार्ट में था। राज्यों का जो लिस्ट होता था वो 4 पार्ट में रहता था। एक होता था ब्रिटिश अधिकृत राज्य, अलग था। फिर जो है आपको मतलब जो देसी रियासत बड़े आकार वाले, फिर छोटे आकार वाले, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या? हाँ, ये स्वतंत्र भारत की बात बता रहा हूँ। 4 कैटेगरी में राज्य रखा जाता है। हाँ, जो यानी कि वो राज्य जो ब्रिटिश के समय में भी स्टेट का दर्जा प्राप्त था, जो बड़े आकार की देसी रियासत, छोटे आकार की रियासत, और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात हो रही थी। तो जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो 1956 में जब फजल अली आयोग का रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया, तब राज्य को 2 भागों में बांटा गया सूची को, एक पूर्ण राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसी वजह से यहाँ भी जो है संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी 232 में, क्योंकि इसमें देसी रियासतों ये क्योंकि राज्य का समीकरण ही बदल चुका था। तो इसी वजह से इसको जो है करके यहाँ पर ठीक है। अब इसमें क्या होने लगा कि अब उच्च न्यायालय की जो स्थापना होगी वो किसके तहत होगा, ये संविधान के तहत होगा। इससे पहले ये था, क्या था, ये संसद किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय सिर्फ स्थापित कर सकता था, ठीक है। वो पूर्ण रूप से वहां पे संसद के पास पावर था। हाँ, देखिए उस समय असल में संसद को इसलिए दिया गया था ना कि जो रियासत था, अब रियासत छोटा छोटा है, तब हर एक रियासत में तो हाई कोर्ट नहीं बनाएगा, तो उनको जोड़ने के लिए जो होता है ये संसद को शक्ति दे दिया गया था। लेकिन अब जब स्टेट बन चुका है, अब स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो इसका अब कोई ज़रूरत रहा नहीं, समझे ना, इसी वजह से। तो ये 232। अब नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स एट 65 ईयर। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अदर जज, यानी अदर जजों के लिए क्या अधिकतम आयु? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष है, तय की गई है। अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 62, 63, 64, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए। नहीं बता रहे, सोच के, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को।
सवाल को 65 है। अब सवाल है कि अन्य न्यायाधीशों के, हाई कोर्ट कहाँ है, यहाँ हाई कोर्ट कहाँ है सवाल में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनके बारे में पूछ रहा है, हाई कोर्ट है कहाँ। एक बात को जरा सोचिए, 65 वर्ष अधिकतम आयु है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कुछ चीजें सोचने की है। अभी जो सीजीआई है इसका मात्र कितना महीना का कार्यकाल रहा, 8 या 10 महीना, है ना। यानी कि अगर ये 65 में रिटायर हो रहा है, 8 और 10 महीना में ये रिटायर हो रहा है, यानी कि जब ये ज्वाइन किया तो 64 था। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये 64 के करीब था, 64 से थोड़ा आगे बढ़ा। अब यह थोड़ा सा थिंक कीजिए आप लोग, सीजीआई बनने से पहले वो भी तो अन्य न्यायाधीश की सूची में था ना। तो अगर ये 62 साल है इसका अधिकतम आयु, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, फिर वो कैसे बनेगा। तब तो कोई भी न्यायाधीश 3 साल से कम बनेगा ही नहीं। हाँ, तब तो कोई भी जो होगा चीफ जस्टिस जब भी बनेगा उसका अब 3 साल फिक्स रहेगा। इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी का आयु कितना होता है, 65। देखिए सीजीआई क्या वो एज ए कैप्टन की तरह है, ऐसा नहीं कि सीजीआई का अब कोई मान के चलिए कोई डिसीजन सीजीआई दे रहा, कोई डिसीजन अदर जज दे रहा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, डिसीजन डिसीजन है। वो एक कैप्टन की तरह, जैसे टीम में सारा खिलाड़ी खेल रहा है, सारा खिलाड़ी का इक्वल वैल्यू है, बस एक कैप्टन की तरह एक कैप्टन होता है जिसका काम होता है फील्ड का मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट करना। ठीक वही चीज सीजीआई करता है, उनका काम है आप सबसे सीनियर है, आप ही डिसाइड कीजिए कि किसको कौन सा केस दिया जाए। हाँ के मेन वही काम है मुख्य रूप से उसका, केस कौन बेंच बनाया जाए कौन सा नहीं। मान के चलिए ऐसा नहीं है कि कोई जज कोई केस का सुनवाई कर रहा है तो वह बीच में जाके दखल अंदाजी करेगा, हाँ जी क्या केस सुन रहा है तुम, आ गए टेबल में बैठ गए, हाँ लाओ तो फाइल तुम्हारा जरा देखे कैसा तुम, नहीं, वो उनका अधिकार नहीं है। वो केस दे सकता है, नहीं दे सकता है, हटा सकता है, इवन वो किसी नियुक्त जज को हटा भी नहीं सकता है। बहुत होगा वो ये कर सकता है, अपना पसंदीदा जज को जो होता है, ये होता भी है शायद, होता भी होगा, हाँ वो अपना पसंदीदा जज को जो होगा ज़्यादा केस दे दिया, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो हर फील्ड में हर सेक्टर में होता है कि जो अपना जिस पे आप ज़्यादा विश्वास करते तो उसको आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम देना चाहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब कोई जज है तो अब उसका मैटर में जा करके सीजीआई अब दखल अंदाजी दे देगा, नहीं, आप भी वही हो जो वो है, बस आप सीनियर हो। वो एक कैप्टन की तरह है, लेकिन बाकी जो 10 खिलाड़ी है उसका भी अपना वैल्यू है, यानी यहाँ बाकी जो 33 जज है उसका भी उतना ही वैल्यू है जितना सीजीआई का है, बस आप सबसे वरिष्ठ है तो थोड़ा आपको इज्जत दे रहे हैं। क्या बोले, हाँ हाई कोर्ट का 62 है, आप लोग जो 62 बोल रहे थे वो हाई कोर्ट का है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। इनमें से किन पर पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शन। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, नन ऑफ दीज। पंचायत चुनाव, हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट, तो सही बात है, यहाँ जिम्मेदारी की बात थी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसका सही जवाब है। कहने का मतलब ये है ना कि देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई ये राज्य द्वारा गठित है पंचायती चुनाव के लिए, तो स्वाभाविक बात है कि उसी का बात वो के अनुसार चलेगा। और कोई भी इलेक्शन जो होता है ना वो
आपको गवर्नमेंट के कहने पर ही होता है। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पे बिहार सरकार है, तो दो चीज़ें हैं, इसको समझ लीजिएगा। चुनाव से जब सरकार बनने का जब मतलब 5 साल के मतलब 6 महीना पूर्व, यानी कि जो सरकार का कार्यकाल है, जो जैसे मान के चलिए बिहार सरकार जब इसका जितना जो भी अंतिम डेट बचा हुआ है 5 साल का उसका शपथ का, उससे 6 महीना पूर्व इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकती है। हाँ, 6 महीना पूर्व वो कभी भी कर सकती है। किसी का कुछ नहीं, अगर केंद्र का भी मान के चलिए, जैसे जून 2024 में 2 जून या कुछ जून को 2024 में आपको नरेंद्र मोदी जो है भारत का प्रधानमंत्री का पद पे शपथ लिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये लोकसभा का सरकार का सत्र चालू हो गया। इस बीच जब पीएम चेंज भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव के होने के बाद सरकार का वहाँ से स्टार्ट हो चुका। इस बीच अगर सरकार चेंज हुआ, नया मंत्रिमंडल बना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जनवरी 2024 के बाद 2029 के बाद कभी भी चुनाव आयोग अगर चाहे तो चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, मिलजुल के चलता है कि पूछ लिया जाता है सरकार से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं ना कहीं उसको देखना नहीं है। जो चुनाव घोषणा होने के बाद तब तो सारा चीज इलेक्शन कमीशन, लेकिन क्या स्थिति है नहीं है तो वही ना जानता है। अब पता चला ले लिया इलेक्शन कमीशन, तब पता चल रहा अरे यार सारा पुलिस वाला के पास जो है अभी ट्रेनिंग में है, अभी ट्रेनिंग का जरूरत है, हथियार अभी सही नहीं है, सब बहुत सारी बात है। हाँ वो तो गवर्नमेंट जानती है। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि बैलेंस करके चलता है, उसको बता दिया जाता है कि देखिए इतना तारीख को है, इससे पहले हम कभी भी कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है चुनाव का मतलब चुनाव आयोग को ये सिफारिश कर देता है कि आप चुनाव करा लीजिए, और चुनाव आयोग को लग रहा है कि नहीं सरकार बनने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, देख रहा है कि अरे यार इस्तीफा दे दिया तो और आगे कोई सरकार नहीं बनेगा, डवाडोल होगा, तब भी घोषणा कर देती है मध्यावधि चुनाव। वही जैसे मान के चलिए कि अभी केंद्र में ही या राज्य में ही तीनों पार्टी अलग अलग हो जाए, यानी कि अब कोई नीतीश कुमार को समर्थन दे नहीं रहा है। हाँ, नहीं है, नीतीश कुमार को समर्थन दे नहीं रहा है। अब बीजेपी कह रहा है कि हम भी आरजेडी से नहीं मिलेंगे, आरजेडी कह रहा है हम भी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। हाँ, तो अब तो मध्यावधि चुनाव नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि अब 6 महीना ही लगभग बचा हुआ है, तो अब सीधा आम चुनाव होगा। हाँ, जैसे आम चुनाव होता है, जैसे एक हुआ आम चुनाव जो 5 साल में कराया जाता है टेन्योर का, एक हुआ मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव यही हुआ कि अगर बीच में सरकार गिर गई, मध्यावधि का नहीं, फिर से, हाँ वहाँ से 5 साल, इससे मतलब और नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो होता है उपचुनाव, वो अगर कोई एक हाथ सीट में कुछ सीट में जब खाली हो जाता है तब, हाँ देहांत हो, इस्तीफा दे दे कुछ भी, तभी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, ठीक है, इनमें से किस संविधान संशोधन का संबंध अनुच्छेद 21 क से है? कौन सा बोले? 86, 86वां, ठीक है। ये किससे है? 21 का ए से। इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष को कहा गया कि अब आप क्या होगा, इसको शिक्षा देना मौलिक अधिकार। इससे पहले ये कहाँ था, ये डीपीएसपी में था, आर्टिकल 43 में, 43 या 44 में है, ठीक है। अच्छा, तो 43 में होगा तब, ठीक है, 43 इसे इसमें है, तो यही इसमें किया गया था।
तो यहाँ तक का जो है हम लोगों का पॉलिटी था, ठीक है। अब इससे आगे जो है वो इकोनॉमी है, तो इसको करना है या अभी रुक जाना है? करना है अभी, चलिए ठीक है, इकोनॉमी भी कर लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्र आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। तो इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? द कंसेप्ट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू द रियल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ दिस कंसेप्ट? प्रोफेसर राधाकृष्णन, प्रोफेसर राजकृष्णा, मनमोहन सिंह या कीन्स? हाँ, हम्म हाँ, उसी की बात हो रहा। क्या होगा इसका दुर्गेश? ए, एक सेकंड, पानी इसमें नहीं है? अरे देखिए, खत्म है। अच्छा, देखिए ये आप लोगों का गलत जवाब है, ठीक है। इसका सही जवाब है राजकृष्णा। ठीक है, ये कब कहा था? ये भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण कब गठा था? ये 1978 में ये प्रतिपादन किया था। वास्तव में हो क्या रहा था? ठीक है, तो हुआ ये था कि उस समय भारत का अर्थव्यवस्था बहुत धीरे चल रहा था, और हिंदुओं में उससे क्या होता है कि इसका भी पॉपुलेशन ग्रोथ अन्य कम्युनिटी के मुकाबले धीरे था उस समय। इसलिए जो है इसको कहा हिंदू वृद्धि दर, यानी कि जैसे हिंदू का संख्या बढ़ रहा है, हाँ उसी तरह एकदम भारत का अर्थव्यवस्था भी बढ़ रहा है, समझे? हाँ, इसको तंज कसना कहा है। भारतीय राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग, ठीक है। प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का सचिव। कूट है 1 and 3, ओनली 2, ओनली 1, 1 and 2, ठीक है। तो देखिए कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ? प्रधानमंत्री। तो ये नहीं होगा। 1 and 2 कहाँ है? डी में। तो इसका सही जवाब हो गया डी नंबर। इनमें से कौन सा किसी देश के विकास का सूचक नहीं है? इनमें से कौन सा किसी देश के विकास का सूचक नहीं है? बढ़ती जीडीपी के साथ घटती जनसंख्या, बढ़ती जीडीपी के साथ संतुलित जनसंख्या, बढ़ती जीडीपी के साथ कम होती गरीबी, इनमें से एक से अधिक। इंक्रीजिंग जीडीपी विद डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग जीडीपी विद बैलेंस्ड पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग जीडीपी विद डिक्रीजिंग पॉवर्टी, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ, सूचक नहीं है। देखिए जनसंख्या भी जो है ना एक जरूरी पार्ट है। ऐसा बहुत सारा देश है जो अभी पॉपुलेशन को लेके परेशान है कि उसके पास कम है। जापान हो गया, चीन नहीं, रशिया।
चीन के पास तो अच्छा खासा है। वो दूसरा, हाँ वो दूसरा कारण था। हाँ लॉन्ग टर्म को देखा तो उसको कम किया, लेकिन अभी ठीक है। आगे गड़बड़ नहीं करता तो आगे गड़बड़ हो जाता। हाँ आगे के लिए सही था। उसके बाद आपको रसिया हुआ, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि रसिया का इतना बड़ा बॉर्डर है, तो भाई उसके लिए फिर क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। अच्छा आप अदर चीजें अदर देश से बुला के कर सकते हैं, आर्मी के लिए तो आप दूसरा देश का नागरिक पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। बात समझे। तो इसलिए अगर किसी देश का जनसंख्या घट रहा है तो ये भी क्या है, एक समस्या है, ठीक है। बढ़ती जीडीपी के साथ संतुलित जनसंख्या, ये सही है। बढ़ती जीडीपी के साथ कम होती गरीबी, ये सही। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। इसका सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर। ए नंबर ही जो होता है ये सूचक नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है, सूचक है। बात समझे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्थिक संवृद्धि जहां पर परिणात्मक परिवर्तन के प्रतीक है, वहीं आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन के प्रतीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ symbolizes quantitative changes, whereas economic development symbolizes both quantitative and qualitative changes। ठीक है, यानी ये परिणाम और गुण दोनों को बढ़ा रहा है। एडम स्मिथ अमेरिका से संबंध रखते हैं। एडम स्मिथ वाज एसोसिएट विथ द यूएसए। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हाँ असत्य खोजना है। हम्म देखिए इसका सही जवाब होगा, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, एडम स्मिथ। आर्थिक संवृद्धि का मतलब होता है परिणात्मक परिवर्तन, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस। लेकिन जब क्वांटिटी और क्वालिटी जब दोनों चेंज हो जाता है तब उसको कहा जाता है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति 4 रुपया कमा रहा, कल 6 रुपया कमाया, 8 रुपया कमा लिया, 10 रुपया कमा लिया, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति जो है ना, दो व्यक्ति क्या किया, दुकान शुरू किया सड़क पर, ये भी दोनों व्यक्ति दुकान शुरू किया है, ठीक है। जैसे आप दोनों दुकान शुरू किए, मान के चलिए दोनों ये आदमी सड़क से ही शुरू किए, एक ठेला लगाकर, एग्जाम्पल बोल रहे हैं। कुछ दिनों में क्या हुआ, आप भी 2 रुपया कमाए, फिर धीरे धीरे 4, 6, 8, ये भी 2 कमाया, 4 कमाया, 6 कमाया, 8 कमाया। लेकिन ये क्या किया, अब जैसे ठेला पे था, अब जैसे ये 6 रुपया पे आया ना, ये क्या किया, एक छोटा सा दुकान ले लिया, एक छोटा सा, अब ये दुकान ले लिया, यानी परमानेंट हो गया, सड़क से ये आ गया, अब एक परमानेंट में, ठीक है। आप अभी भी वहीं पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या किया, अपना दुकान का, चूंकि अभी इसको जगह मिल गया है, तो ये क्या किया, एक जीएसटी नंबर ले लिया, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। आप अभी भी वही कर रहे हैं। कुछ सालों के बाद क्या हुआ, सरकार एक योजना चलाया, कहा कि जो भी सड़क किनारे जो ठेला लगा है हटाओ, पहला तो आपको हटा दिया गया, तो इसको नहीं हटाया गया। सेकंड देखिए क्या डिफरेंट हुआ, क्यों ये गुणात्मक, इसके पास जीएसटी है,
ये क्या किया, 2 साल 3 साल जीएसटी नंबर चलाया चलाया, उसको फिल किया। 3 साल के बाद आया बैंक, इसको कहा भैया तुमको 5 लाख रुपया हम लोन दे रहे हैं। चूंकि इसके पास जगह है, ये क्या किया, कोई योजना पर भी अप्लाई कर दिया, बहुत सारे योजना है। तो इसको मिलेगा अगर मान के चलिए 50,000, तो आपको मिलेगा 10,000। इसको मिलेगा अगर 5 लाख, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 50,000, क्योंकि इसका दुकान है, अस्थायित्व है। बात समझ में आई? बात क्या है दोनों में संवृद्धि और विकास में अंतर? यही अंतर है। उसके बाद फिर मान के चलिए एक और इसमें चीजें हो गई। अब आपका चूंकि सड़क पर है, तो आपका जो कस्टमर रहा वही फिक्स रह गया। इसका दोनों तरह का बन गया, यानी पहले का जो तो था ही, अब चूंकि दुकान में आया तो अब कुछ हाई फैमिलियर लोग, हाई प्रोफाइल लोग भी कहा कि चलो अंदर जाते हैं। तो ये इसी को कहा अंतर है आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास में। यानी कोई देश में ऐसा जरूरी नहीं कि अगर उसका ग्रोथ हो रहा है, पूंजी ही से बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो देश का भविष्य उज्जवल है। आपको जैसे लोग कहते हैं अरे सर देश में इतना गरीबी है, फिर है सरकार ये क्यों चला रहा है, वो क्यों चला रहा है, वो जरूरी है, वो जरूरी है। अब जैसे सपोज कीजिए अभी जैसे बुलेट ट्रेन पर लगा रहा है, इतना गरीबी है, बुलेट ट्रेन क्यों चला रहा है, तो यही है डेवलपमेंट। सिर्फ क्या होगा कि पूंजी खत्म कर लेने से नहीं होगा, आपको वो जरूरी है आपको। अब जैसे ये बन जाएगा, क्या कहते हैं, ये जो शुरू होगा बुलेट ट्रेन, कहाँ से शुरू हो रहा है? फर्स्ट गुजरात। दोनों में खास बात क्या है? दोनों ही इकोनॉमिक जोन है, इंडस्ट्रियल है, दोनों के पास पोत है, समुद्र किनारे है यानी। तो अब जरा सोचिए कितना इजी होगा कि इधर से हम लोग माल लिए, बुलेट ट्रेन में रखा, इधर आया और इधर के देशों को तुरंत सप्लाई। बात समझे? इस तरह दोनों देखिए, दो छोर में, इस तरफ वाले देश से मंगाए, फटाफट आया बुलेट ट्रेन से, और इधर फिर समुद्र से इधर का देशों में भेज दिए। समझे? अंग्रेज जो ट्रेन को यह किया था सिर्फ वो सैनिकों के लिए नहीं, व्यापार के लिए भी, क्योंकि अंग्रेज का सिर्फ भारत में ही नहीं ना था, आपको मालदीव ये सब जितना भी था, जो भी इधर का देश था पूर्व एशिया में, सब जगह उसका था, सब जगह व्यापार चलाता था। तो यही है इसका। तो इसलिए इसका अब है कि एडम स्मिथ अमेरिका से संबंध रखते थे, नहीं, ये ब्रिटेन से रखता था। तो इसका सही आंसर कौन होगा? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 3। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? जेएम किन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, किन्स। जेएन किन्स, एम नहीं होगा, एन होगा। जेएन किन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या किन्स, किसको कहा जाए? सही जवाब इसका है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का भी पिता कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थशास्त्र का भी पिता कहा जाता है। देखिए अभी जो वर्तमान इकोनॉमी है ना, ये स्टार्ट ही हुआ है पूंजीवाद से। हाँ, अच्छा, हाँ वो होता है। तो एडम, देखिए हम लोग जो इकोनॉमी का, जो वर्तमान इकोनॉमी का जो दौर होता है ना, वो वहीं से शुरू होता है। यानी कि एक दौर आया पूंजीवाद, उस समय ज़्यादा उसको कहने लगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का दौर। फिर जब उसमें उसका पतन हुआ, जब अमेरिका में मंदी आई, फिर क्या हुआ, समाजवाद अर्थव्यवस्था की ओर अन्य बहुत सारे देशों का रुझान गया। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमी को, ये होता है, ऐसा नहीं होता कि ये कोई बटा हुआ, इसे प्रैक्टिकली चीज़ है, जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता गया, घटता गया, उसी हिसाब से इसको एक बांटा गया, एक उसको एक सूचीबद्ध किया गया स्टडी के लिए। ठीक है, ये कौन सा पुस्तक लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुआ था? वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुआ था? 1776 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
किन्स दूसरा चीज है। किन्स वो मैक्रो इकोनॉमी के ये थे, माइक्रो और मैक्रो में से। और किन्स जो होते हैं वो कह सकते हैं जो ये मिक्स इकोनॉमी है। हाँ, किन्स थ्योरी दिया था कि अगर मंदी आ गया है तो राज्य को चाहिए कि वो राज्य कोष से निकाल के बाजार में पूंजी डाले। हाँ, ताकि इकोनॉमी इन्वेस्ट नहीं, आप पूंजी डाले मार्केट में अपना मनी को, कैश को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं।